हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। बेटा, जैसा कि आज संडे है, मैथ्स पेडागोजी का सेशन स्टार्ट हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं मैं आज के सेशन में। तो जल्दी से बच्चे सभी लोग देखिए और ध्यान से समझिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सबको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और बहुत अच्छे समझ में आएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटीईटी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा हुआ है बेटा, सब लोग देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन लिखा है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, ये इसके लिए हम लोग एक उचित उपागम क्या लगाएंगे, मीन्स एक अप्रोच क्या अप्लाई करेंगे। तो इसमें बेटा ऑप्शन लिखे हुए हैं। जैसे ऑप्शन हम लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए लिखा है, श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करके दिखाना और हर बार शेष विभाजक से कम होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं जिसे हम लोग श्याम पट में इसको दिखा दें और विभाजक से कम करके दिखा दें, ये चीज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। बी को देखते हैं, कह रहा अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, जैसे बी लिखा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन लिखा है बेटा, विभाजन करने वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में अंश के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। भिन्न का अंश शेष है मतलब विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्न के रूप में बताना, ये भिन्न का अंश का शेष है। ये भी कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही। इसमें विभाजन करने वाले अगर हम सवाल मिश्रित भिन्न के रूप में भी दर्शाएंगे तो वो भी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो पाएंगे, जिनमें हम लोग न्यूमरेटर के बारे में बताएं या किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के बारे में डिफाइन करके बताएं, वो भी चीज़ गलत होगी। ठीक, चौथा नंबर ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन क्या लिखा हुआ है बच्चे? चौथा नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना। वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में है नहीं है, विभाजक से कम है। तो इसको बेटा हम लोग एक एग्जाम्पल से देकर समझ सकते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा 5 और 5 को बेटा हमने डिवाइड किया 12 में। ठीक, 5 से डिवाइड किया 12 में, तो 5 से 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 10 आएगा और आपको रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक, तो रिमाइंडर बेटा 2 बच रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर जो ये रिमाइंडर बचा, तो इस रिमाइंडर बचने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है ये हमेशा इस 5 से क्या है, कम होगा। ठीक, तो इसको एक, ये तो हम लोगों ने एक डिवाइड करके बताया है मैथमेटिकली रूप में। ठीक, लेकिन अगर हम इसको एक्सप्लेन करें व्यवहारिक रूप में तो कैसे बताएंगे? व्यवहारिक रूप में से कैसे बताएंगे? देखो, व्यवहारिक रूप में इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, ये हमने ले लिया। ठीक, अब इससे हमने मान लो कहा गया कि इसको हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करने का मतलब 5 5 के समूह बन जाएंगे। देखो, 5 का ये एक समूह बन गया और एक 5 का 3 ये और 2 ये, 5 का ये समूह बन गया। तो इसमें शेष कितना बचा? 2। ये शेष जो बच रहे हैं, रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर बचने का मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर ये 2 हमेशा इस 5 से क्या है, कम है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, अब समझ में आ गया होगा व्यवहारिक रूप से। तो इसका ऑप्शन क्या बताएंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी। लिखा है, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना। समूहीकृत का मतलब होता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करके हमको बताना होता है। ग्रुपिंग करके अगर बताएंगे, जैसे अभी मैंने ग्रुपिंग करके बताया आपको, तो ग्रुपिंग करके वस्तुओं को प्रदर्शित करेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे और वस्तुओं की संख्या को हम लोग प्रदर्शित करके बता भी पाएंगे कि विभाजक से ये संख्या क्या होती है, कम होती है। ओके, क्लियर हो गया होगा। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे हैं सभी लोग? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं
और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान हैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण एक दूसरे के सामने के कोण। देखिए आइए इसको समझते हैं, सम्मुख कोण किस तरह से अगर हम लोग बताएंगे। जैसे अगर हमने ये किया, एक लाइन खींची, दो लाइन ये इस तरह से खींच ली, एक कोण ये बनाया, एक कोण ये बनाया, तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। तो अल्फ़ा बराबर बीटा हो गया, मीन्स शीर्षाभिमुख कोण हो गए ये, ठीक, या सम्मुख कोण हो गए, ठीक। तो ये सम्मुख कोण हैं, तो किस तरह से हैं, इनको हम लोग डिफाइन किस तरह से कर पाएंगे या किस तरह से हम लोग इसके बारे में बता पाएंगे, ठीक। इसको हम लोग किस तरह से बता सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ अगर क्लियर करनी है तो इस बारे में अगर हम लोग बात करते, अगर हम लोग इसमें कोण की बात भी करें और इसके बारे में भी बताएं, तो अगर कोण वैसे बता देते हैं कि ये इसके सामने सामने के कोण, ये वाले कोण बराबर हो जाते हैं, ये वाला और ये वाला कोण बराबर हो जाता है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे, ठीक। तो वही चीज़ क्वेश्चन में भी बेटा बोला है यहाँ पर कि विश्लेषणात्मक अनौपचारिक निगमन के स्तर पर हैं, निगमन स्तर पर हैं, चाक्षुषीकरण के स्तर पर हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बेटा डी, विश्लेषणात्मक स्तर पर, मीन्स एनालिटिकल बेस होएगा यहाँ, एनालिटिकल बेस। एनालिटिकल बेस पर हम लोग बता पाएंगे कि ये यहाँ पर क्या होता है कि सामने के कोण जो खींचते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो उनके बीच में हम संबंध स्थापित करके ये सारी चीज़ें बता पाएंगे। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वाला ऑप्शन बी, ए और सी ये गलत हो जाएंगे। क्यों? इनको डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अनौपचारिक निगमन स्तर पर इस चीज़ को किसी भी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता। निगमन स्तर है, निगमन स्तर को इसमें कोई अप्लाई करने की बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा बोला है विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। तो संबंध करते हैं, वो आकृत भी खींचते हैं। तो आकृत खींचने पर, अभी जैसे मैंने आकृत खींचकर आपको बताई थी अल्फा और बीटा बराबर, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण तब बराबर होते हैं जब वो एनालिसिस करता है, और एनालिसिस करके वो एक लेवल पर पहुंचकर यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन कर पाता है। ओके, क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्याओं संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। एक बच्चा है सभी संख्या, यहाँ पर देखिए शब्द क्या लगा है, संक्रियाओं। बेटा इस पे अंडर सक्षम है और संक्रियाओं को भिन्नों के संप्रत्यय और व्याख्या करने में सक्षम होता है, वह अवस्था क्या होती है। अवस्थाएं दी गई, विभाजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, परिणात्मक अवस्था। देखिए विभाजन अवस्था में क्या होता है कि विद्यार्थी क्या करता है, चीज़ों को डिवाइड करना सीख जाता है। जैसे कई सारी चीज़ें दी गई हैं, तो उसमें से जैसे पूरा एक पार्ट है, उस पार्ट में उसने 4 चीज़ों को क्या कर दिया, डिवाइड करके बता दिया, ठीक। तो ये चीज़ हो जाती, डिवाइड करके बताता है। तीसरा इसमें संक्रियात्मक अवस्था, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। संक्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। आरंभिक अवस्था और परिणात्मक अवस्था नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? परिणाम में वो इकाइयों का बोध कराता है, मीन्स यूनिट का कराता है। किसके बारे में बताता है? यूनिट के बारे में बताता है बेटा। किसके बारे में? यूनिट के बारे में। क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं संक्रियात्मक अवस्था होती क्या है। ये जो ऑप्शन इसका ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, संक्रियात्मक अवस्था ही राइट होगा। तो संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, संक्रियात्मक अवस्था को हम लोग कैसे डिफाइन करके बता पाएंगे कि ये राइट क्यों है। संक्रियात्मक का मतलब होता है बेटा प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, भाग का चिन्ह और मल्टीप्लाई, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। ये चारों चीज़ें इसमें संक्रियात्मक में शामिल होंगी बेटा। इसलिए वो संक्रियात्मक लिखा है, सभी संख्याओं संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम होता है और भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में भी सक्षम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि वो विद्यार्थी ऑपरेशन करना जानता है कि हम लोग किन संख्याओं को जोड़ेंगे, किन संख्याओं को घटाएंगे, इसके बारे में वो डिफाइन कर पाता है। ठीक, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है बेटा,
देख पा रहे हैं सभी लोग, लिखा हुआ है क्षेत्रफल के अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। शिक्षक शुरुआत कर सकता है, कहाँ से शुरुआत करेगा? जैसे पहला ऑप्शन लिखा है, इकाई वर्ग के गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, बिल्कुल गलत। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सहायता से किसी आकृति की तुलना, क्षेत्रफल की तुलना करना, बिल्कुल गलत। इसके बाद है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक, विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी विशेष आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना, आयत के क्षेत्रफल के लंबाई चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल के बारे में बताना। तो देखो बेटा, इसमें ऑप्शंस, जो इसमें ये ऑप्शन लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसकी बात करते, अगर यह यहाँ पर देखें, लिखा है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक, विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें दोबारा से तो एक चीज़ हम लोगों को ये देखने को मिलती है, क्वेश्चन को पढ़ें, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है। शुरुआत कहाँ से करे? शिक्षक शब्द लगा है शुरुआत करना, तो शुरुआत कहाँ से वो करेगा? तो जब वो हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सहायता से आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना बता पाएगा। क्योंकि जब जैसे कोई अध्यापक होता है, कोई चीज़ को बताता है कि इसमें हम लोगों ने, जैसे मेज पे है, मेज का बेटा जो क्षेत्रफल होता है वही उसका आकार होता है, आकार को पूरे को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो मीन्स यहाँ पर ये चीज़ बता पा रहे हैं कि हथेली, पत्ते और पेंसिल, नोटबुक, विभिन्न वस्तुओं से तुलना करके हम बता सकते हैं कि सबका एरिया क्या होता है, अलग अलग होता है। सबका एरिया क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। ओके, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी छात्र को नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। उसने 306 लिखा, उसने संख्या को पहले क्या लिखा? 306 लिखा, फिर 408 लिखा, फिर 4008 लिखा। उन्हें इनसे पढ़ने के लिए कहा गया तो पढ़ा, तो उसने लिखा 30/6। देखो 306 ना पढ़ के 30/6 पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? 40/8 पढ़ा, फिर 408 पढ़ा, फिर 40/10 पढ़ने की त्रुटि कर रहा। मतलब उससे ये गलती हुई है, उसने ये सब क्या की? गलती की है। जो ये सब पढ़ा है ये चीज़ गलत किया है। जैसे 306 लिखा था तो उसको 30/6 पढ़ दिया, 408 लिखा था उसको 40/8 पढ़ दिया। मतलब वो संख्याओं को अलग अलग करके, जिनमें जीरो होता है उनको अलग पढ़ता है, और जो संख्या वाली नंबर होते हैं उनको अलग पढ़ता है। तो इसमें ये क्या बताना चाहते हैं? जैसे लिखा, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती, सबसे गलत ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली। स्थानीय मान और जातीय मान सबको पता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जो पहले मैं आप लोगों को 2 लेक्चर हुए हैं उसमें आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताई है। ठीक, तो समझ लीजिएगा, स्थानीय मान उस लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद उसमें स्थानीय मान आपको क्लियर हो जाएगा, और जातीय मान। सी नंबर ऑप्शन क्या लिखा है? छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसके बाद लिखा है डी नंबर ऑप्शन, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ठीक, 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ठीक, तो इसमें क्या है? ये ऑप्शन डी ये राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझ पा रहा वो। ठीक, क्यों? क्योंकि वो अंक तो पढ़ रहा है, लेकिन वो ये अलग अलग करके पढ़ रहा है कि ये 100 के अंक अलग पढ़े जाएंगे, 10 के अलग पढ़े जाएंगे, उनको अलग पढ़ा जाएगा। इसलिए उसको 2 अंकों की संख्या पढ़ना क्या लगता है? आसान लगता है, इसलिए वो इस तरह से पढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, कक्षा 3 के एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4, 5, 6, 2 और 7, 2 का योग करने के लिए कहता है।
एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। देखो उससे ये 4, 5, 6, 2 और 2, 8 ये दो नंबर जो हैं, ये दो नंबर, इन दोनों नंबरों को उसको ऐड करने के लिए कहा गया। तो अगर आप ऐड करते तो क्या करते, 2 और 8 ऐड करते, पहले 0 आता, फिर यहाँ लिखते, फिर कैरी लगाते तो 6, 2, 8, 9 आता। तो उसको ये चीज़ नहीं है, इसकी समझ नहीं है उसको ये करने की, ठीक। तो वो चीज़ गलतियाँ क्या करता है वो चीज़ देख रहे हैं। गलती क्या कर रहा है, योग के कौशल की, स्थानीय मान की अवधारणा की, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग कौशल की। बेटा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग कौशल की। तो इसका सी ऑप्शन कैसे हम लोग बता पाएंगे कि सी ऑप्शन सही है, ठीक। तो इसमें बेटा दो चीज़ें होती हैं, समझेंगे। जो दो चीज़ें होती हैं उनको समझते हैं पहले। क्या होता है, एक होता है ग्रुपिंग और दूसरा होता है रीग्रुपिंग। री लगा होता है इसमें, ठीक। तो ग्रुपिंग क्या होता है, रीग्रुपिंग क्या होता है, जब बच्चा क्या करता है कि शब्दों को जोड़ने की बजाय अलग करके लिख दे। जैसे 4, 5, 6, 2 उसने लिखा था और 7, 2, 8 उसको यहाँ से ना लिख के यहाँ लिख दे 7, 2, 8। मतलब उसको ये समझ नहीं है कि इकाई कहाँ लिखनी है और दहाई कहाँ लिखनी है। जब बच्चा इस तरह की गलती करेगा अर्थात उसके अंदर रीग्रुपिंग की समझ नहीं है, वो रीग्रुपिंग की समझ नहीं कर पाता है, ठीक। सबको समझ में आ गया होगा, मतलब रीग्रुपिंग क्या होती है, मीन्स ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट, ठीक। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिए फिर वैसे ही क्वेश्चन, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मतलब कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थी हैं जो हासिल वाले अंकों को जब जोड़ते हैं तो उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और इस समस्या में वो क्या आते हैं, इस समस्या का कारण क्या होता है। तो मीन्स देखो बच्चे पढ़ेंगे, इसमें ऑप्शन लिखा है गणित की रुचि का अभाव, ठीक। दूसरा है अंकित मान, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। गणित में रुचि का अभाव भी गलत हो जाएगा। शून्य के महत्व का अभाव भी गलत हो जाएगा। तो मीन्स इसमें शब्द लगा है पुनर्समूहीकरण। तो पुनर्समूहीकरण यही ऑप्शन बिल्कुल पुराने लास्ट क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल। और आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसमें हम लोग पुनर्समूहीकरण के ऑप्शन को टिक कैसे करेंगे, ठीक। क्लियर हो गया होगा। पुनर्समूहीकरण मीन्स ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक क्लियर सबको कि पुनर्समूहीकरण मीन्स रीग्रुपिंग का प्रोसेस जो होता है उसकी समझ का उसके अंदर अभाव होता है। मीन्स उसके अंदर उसकी समझ नहीं होती है, वो उतना समझ नहीं पाता। इस कारण वो अंकों को जोड़ने पर इकाई के अंकों को अलग लिखता है और दहाई के अंक को अलग लिखता है और उनको अलग करके जोड़ सही से नहीं पाता, ठीक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है। मीन्स एक अध्यापक के अंदर कौन सा कौशल अति आवश्यक होना चाहिए जिसकी समझ से वो बच्चे को अच्छे तरीके से समझा सके, ठीक। तो इसमें देखो अगर हम लोग ऑप्शन पढ़ें तो लिखा है बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, बिल्कुल गलत। बच्चों से विषय वस्तु को स्मरण कराने की योग्यता, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों को परीक्षा में अध्ययन प्रदर्शन के योग्य बनाना। केवल अगर बात करें तो इसमें लिखा है बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। मीन्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सब लगते एक जैसे हैं लेकिन जो सुटेबल आंसर होता है वही लगाया जाता है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर होगा ए राइट। इसलिए ए राइट होगा क्योंकि इसमें बेटा कहा गया है बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। तो बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए जब हम प्रोत्साहित करेंगे तभी बच्चा अच्छे प्रदर्शन के योग्य ऑटोमेटिक
बन जाएगा जब हम उसको खोज के लिए बताएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ठीक, चला जाए नेक्स्ट को। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। ठीक है बेटा, ए राइट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और समझते रहें, लगातार जुड़े रहें हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। क्वेश्चन लिखा है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। मैं गारंटी देता हूं बच्चे, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, ये सारे क्वेश्चन सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आप आसानी से सीटेट क्रैक कर सकते हैं। मैथ्स पेडागोजी में आप 15 आउट ऑफ 15 जो पेडागोजी आती है वो पूरी कर सकते हैं। और नॉर्मल मैथ्स के लिए भी मैं चैप्टर वीडियो बनाऊँगा तो उसमें भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सभी लोग और जो भी लोग आंसर इसके दे पाते हों तो बीच में कमेंट भी किया करें, ऑप्शन दिया करें, बताया करें। ठीक, जैसे क्वेश्चन लिखा है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है और गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या हो। जैसे लिखा है इसमें क्वेश्चन में, अच्छे संप्रेषण कौशलबंद तथा अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये कोई ज़्यादा खास मोटो नहीं बनता। लिखा है, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने और अवधारणात्मक, वास्तविक जीवन लग कर आ गया, बस यहीं से टिक मार देंगे कीवर्ड, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बिना समय लगाए। ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई अध्यापक अगर बिना समय लगाए अगर सवाल को हल कर लेता है तो वो अध्यापक सबसे अच्छा है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सबको समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। लिखा हुआ है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिय चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। वो अगर घड़ी की सुइयों और सिक्कों, मतलब इसको वो देख कर इनमें अंतर नहीं स्पष्ट कर पा रहा है, तो देखने वाली चीज़ जो यहाँ पर आई वो यहाँ पर क्या है, देखने वाली चीज़ मीन्स दृश्य, दृश्य, ऑप्शन नंबर सी। श्रवण सुनना होता है, प्रक्रिया किसी प्रोसेस में लाना, भाषा किसी में बोलना, तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ए बी डी, तो मीन्स ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट। क्लियर हो गया होगा सबको। दृश्य प्रक्रमण, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन प्रोसेस, विजुअल प्रोसेस बोल सकते हैं, ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, इसमें विजुअलाइजेशन प्रोसेस होता है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विजुअलाइजेशन, जब कोई बच्चा किसी चीज़ को देखकर उसमें अंतर नहीं समझ पाता, मतलब विजुअलाइजेशन होगा, और सुनकर नहीं समझ पाता तो होता ए। तो यहाँ पर सुनने की तो बात है नहीं, यहाँ पर देखने की बात है, मीन्स विजुअलाइजेशन की स्थिति है, मीन्स सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। एक अध्यापक है जो अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा के किस क्षेत्र में, देखो एक त्रिभुज बनाया, ठीक, अब त्रिभुज में वो ये भुजा भी मापेगा, मान लो ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इस तरीके से वो इसकी माप लेगा। तो त्रिभुज में वो किसके बारे में बता रहा है, मापन संबंधी बता रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर लगा देंगे ए राइट, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें शामिल नहीं होंगी, मूल्यांकन भी नहीं होगा, अधिगम भी नहीं होगा, सांख्य विधि भी नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट, ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, डायग्नोसिस टेस्ट। ठीक,
निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ठीक, तो इसमें बेटा अगर जैसे बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की, ठीक, तो देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन अगर नहीं समझ पाए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक, तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है मतलब इसको अगर हम लोग देखें तो कैसे बताएंगे कि बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों एवं कमजोरियों को ज्ञात करना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, प्रगति रिपोर्ट करना। ठीक, क्योंकि प्रगति रिपोर्ट बच्चे को गणित निदानात्मक में नहीं होती है, बाकी सारे उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य क्योंकि इसमें शब्द बेटा लगा नहीं, इसलिए हमको देखना है, तो नहीं वाले को देखना है, तो मीन्स ऑप्शन नंबर लगाएंगे बी। बाकी प्रतिपुष्टि इसमें दिया जाता है, ये तो बेकारी, ये दिया जाता है, ये तो मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्लियर हो गया होगा सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। क्वेश्चन लिखा है गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? बच्चों को गणित के विषय के प्रति जागरूक करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग के विषय में बताना, बच्चों में समस्या में विश्लेषण तथा संश्लेषण की योग्यता का विकास करना, और इसके बाद लिखा है उपरोक्त सभी। तो इसमें त्रुटियों का विश्लेषण करने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होगा? त्रुटियों का विश्लेषण क्या कैसे करें? गणित विषय के प्रति जागरूक करें, बच्चों को गणितीय चिन्हों के विषय में प्रयोग बताएं और इसके बारे में बताएं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो मीन्स ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी राइट। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से समझ लें। ये भी इसका ऑप्शन होगा, ये भी इसका ऑप्शन होगा, ये भी इसका ऑप्शन होगा। मीन्स तीनों ऑप्शन कंबाइंड होंगे तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों की त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। प्राथमिक स्तर पर उसको क्या करना होगा? क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। लिखा है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों की त्रुटियों की संभावना को कम करने के लिए, मतलब बच्चा कम गलती करे प्राइमरी लेवल पर, तो क्या हमको ये चीज़ करनी चाहिए? ऐसी क्या कौन सी चीज़ हम लोग करें जो एक टीचर होने के नाते आप ऐसी कौन सी चीज़ें करें जो बच्चा कम गलती करे, मतलब बच्चों की त्रुटि की संभावना कम रहे। ठीक, पढ़ते हैं ऑप्शन इसके पढ़ते हैं। तो ऑप्शन लिखे हैं बेटा, ऑप्शन लिखा हुआ है जैसे पहला ऑप्शन लिखा है बालकों को गणितीय चिन्हों का प्रयोग का बार बार अभ्यास कराया जाए। ठीक, बालकों को गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें, बालकों को हतोत्साहित न करें, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में बात की जाती, क्वेश्चन अगर देखते तो क्वेश्चन में लिखा है क्या ऐसी चीज़ करें कि शिक्षक को ऐसा क्या करना चाहिए कि वह बच्चा गलती त्रुटि ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब त्रुटि ना कर सके। आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करिए और कमेंट में बताइए। इसका ऑप्शन जा रहा है बी, बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना। ठीक, मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोग अगर बच्चों का कर देंगे कि मैथ सिंपल होती है, सरल होती है, तो बच्चा क्या होगा, त्रुटि करने की संभावना कम रहेगी उसकी। ठीक, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग इसमें करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ए नंबर बिल्कुल बकवास है, सी बिल्कुल बकवास, डी बिल्कुल बकवास, तो मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट। क्लियर हो गया होगा? ओके, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा है गणित में निम्नलिखित में से कौन सा चरण समस्या समाधान का विधि नहीं है। ठीक, समस्या समाधान विधि नहीं है। इसमें बेटा ये चीज़ पढ़ने लायक, गणित में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विधि नहीं है, तो इसमें पहले ही ऑप्शन लिखा है शारीरिक सौष्ठव। शारीरिक सौष्ठव का मतलब हुआ ये चीज़ बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राइट क्यों होगा समझिए। शारीरिक सौष्ठव का मतलब कोई व्यक्ति बलवान है, मतलब मजबूत है।
कोई ताकतवर है, कोई ताकतवर तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मैथ बहुत ज़्यादा आती होगी, या कोई मजबूत है तो ऐसा नहीं है कि उसको मैथ ज़्यादा आती होगी। तो इस मतलब समस्या समाधान का विधि का नहीं है, तो मीन्स मैथ में ये चीज़ शारीरिक सौष्ठव कोई मैथ तो नहीं होता, तो इसको हम लोग ऑप्शन लगाएंगे ए। सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक, ओके बच्चे, आज क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई थिंक सभी लोगों को अच्छा लगा होगा ये सारा सेशन, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे बताएं और उसको आप देख सकते हैं, क्वेश्चन समझ सकते हैं दोबारा से। और ये बेटा पीडीएफ जिस भी बच्चे को चाहिए उस पीडीएफ लेने के लिए इस पीडीएफ को लेने के लिए बच्चा इस पीडीएफ को लेने के लिए हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। ये हमारा नंबर है और इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, सीटेट लिखकर अपना नाम लिखकर सेंड करिए, आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। तो तब तक के लिए चलते हैं और आज बेटा यहीं पर क्लोज़ करते हैं क्लास। आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर संडे आप लोगों को मिलते रहेंगे क्लास में। तब तक के लिए बेटा चलते हैं, और बाकी जो भी बच्चे हमारी अर्थमेटिक की क्लास देख रहे हैं, बाकी जो एसएससी वाली और टेट वाली जो भी मैथ्स की क्लास चल रही वो रेगुलर चलती रहेंगी। तो बेटा इससे ज्वाइन बने रहें और डेली की डेली वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए वीडियो पर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बेटा। और अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट संडे लेकर आता हूँ मैं मैथ्स पेडागॉजी में। आज मैंने 15 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं, 15 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को करवाऊँगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इम्पोर्टेंट ऑलरेडी मैं 5 क्लासें करवा चुका हूँ। जो लोग आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्लेलिस्ट में जाके पुराने वाले वीडियो ज़रूर देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, और चलते हैं, आज क्लास यहीं पर क्लोज़ करते हैं। सभी लोगों को का साथ बना रहे ऐसे ही चैनल पर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।